नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आबाद। आज पढ़ने जा रहे हैं हम गणित के बारे में, वो भी कक्षा 10 की गणित के बारे में। पहले हम देखते हैं स्लोगन। जो अपने माता पिता की मेहनत को देकर मेहनत की तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यानी जो मेहनत अपने माता पिता आपके लिए कर रहे हैं, यदि आप उनको देखकर अपनी पढ़ाई में जो सफलता प्राप्त करोगे वो आपके कदम जरूर चूमेगी। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो संयम व एक का उसमें पूर्णतः भाग चला जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं उन्हें कहा जाता है जिनमें एक, संयम व एक और संख्या यानी टोटल 3 संख्याओं का भाग जाता है, उन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब देखते हैं हम पहला प्रश्न। देखो, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, 140 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो पहले सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 2। जो जीरो लास्ट में जीरो या सम संख्या आती है उनमें 2 का भाग चला जाता है, और जो 0 या 5 आती है तो उनमें 5 का चला जाता है। तो हम 2 का देके देखते हैं। तो 2 संते 14, 7 पर गया, 0 के 0। फिर 2 का देके देखते हैं। 2 2 तिया 6, 2 पंजो 10, 35 आ गए। फिर 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 इकाई का अंक 5 है इसका, 5 7 35, फिर 7 एकम 7। तो इसका भाज्य गुणनखंड हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर अगली संख्या का देखते हैं, 156 का। अब सम संख्या है, इकाई का अंक 6 है, सम संख्या है, तो हम 2 का भाग देके देखते हैं। 2 संते 14, 1 बच गया, 2 अंटे 16। सम संख्या आ रही है, इकाई का अंक। फिर 2 का भाग देके देखते हैं। 2 तिया 6, और फिर 1 बच गया, 2 नाम 18। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 का भाग चला जाएगा। इसमें 3 का भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग नहीं जाएगा, केवल उसी संख्या का भाग जाएगा, यानी 13 का 13 में ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब 3825 का करेंगे। 3825 का करेंगे, इकाई का अंक 5 है, तो हम 5 से देखते हैं, या इसका टोटल करते हैं। 5 2 7, 7 8 7 15, 15 और 3 18, यानी टोटल 18 है। तो 18 में यदि 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, यानी 18 टोटल हो रहे हैं, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21, 3 पंजो 15। फिर इसको टोटल करेंगे, उसका 7 5 12, 12 8 2 14, 1 15। 15 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग देके देखते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। ठीक है, अब टोटल करके देखते हैं। 5 2 7, 7 4 11, इसमें नहीं जाएगा, तो हम 5 का भाग देके देखते हैं। 5 अंटे 40, 2 बच के 5 25। ठीक है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो 5 का भाग देके देखते हैं। 5 एकम 5, 3 बच के 35, 5 7 35। फिर 17 में और किसी का भाग नहीं जाएगा, इसी का भाग जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, तो 3825 को हमारे पास गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं? अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं 5005। ठीक है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो 5 का भाग चला जाएगा इसमें। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर हम इसका भाग देके देखते हैं। हम देखते हैं 5 के बाद में 6 का नहीं जाएगा, 7 का देके देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बज गए, 7 चौक 28, 2 बज गए, हाँ 7 का भाग चला जाएगा इसमें। 7 एकम 7, 3 बज गए, 7 चौक 28, 2 बज गए, 7 तिया 21। ठीक है, अब 7 का देखें, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का, 10 का, 11 का देखे देखते हैं। 11 एकम 11, 3 बज गए, 11 तिया
33 चला जाएगा। अब 13 आया था तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। इसके अभाज्य गुणन कितने प्राप्त हो गए हमारे पास? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब देखते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। अब देखो ये संख्या आ रही है तो इसमें टोटल करो पहले। 2 का तो भाग नहीं जाएगा तो 3 का देखते हैं। तो 3 में जो टोटल हो जाता है, टोटल में यदि 3 का भाग जाता है तो उसमें पूर्णतः 3 का भाग चला जाएगा। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, यानी इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का देखते हैं। देखें 17 का देखते हैं एक बार। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 2 6 बज गए। 17 34, 17 तीन 51, 17 तीन 51, 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 17 85, 17 छः 102, 17 संत 119, ये आगे 17 संत 119। ठीक है, 18 का नहीं जा रहा, 19 का देखते हैं। देखें 19 कम 19, 19 दूना 38, हमारे पास कितने प्राप्त हुए? 5 19 30 57। अब 23 का और किसी में नहीं जाएगा, 23 का 23 में ही जाएगा, 23 कम 23। तो 7429 के हमारे पास अभाज्य गुण कितने प्राप्त हो गए? 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। देखो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ होता है हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर यानी बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये उसका होता है। यानी हाई कॉमन फैक्टर का मतलब होता है मैसप होता है महत्तम समावर्ती होता है, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्ती। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। 26 और 91 का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर हमें इसकी जांच करनी है। ठीक है, देखते हैं हम। देखो 26 91 का एलसीएम लेंगे तो पहले सम संख्या है तो 2 का भाग देके देखते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 का 13 में जाएगा, 13 एकम 13। फिर 91 है तो 91 में 2 का न 3 का जाएगा, 7 के देके देखते हैं। देखा 7 एकम 7, 2 बज के, हाँ 7 का चला जाएगा इसमें। 7 एकम 7 2, 7 ये 21, 13 के 13 में चला जाएगा। तो जो कॉमन लग रहा है इनमें दो, जो सेम आ रहा है वो तो इसका हो जाएगा एचसीएफ, यानी इसमें दोनों में सेम क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 13। और सेम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो हम 1 भी लिख देंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आया? 13 आ गया। ठीक है, इसका महत्तम समावर्ती आ गया 13 एचसीएफ। और एलसीएम जो बचा हुआ है वो इसका एलसीएम होगा, यानी 13 को तो हम एक बार ही लिखेंगे, यानी सेम दोनों में सेम आ रहा है तो इसे एक बार ही लिखेंगे। हमें बचा क्या? 2 इंटू 1, इसमें क्या बचा? 7। 13 को हम लिख चुके 1, अब इसको गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 26 इंटू 7, 7 6 42 को 2 हासिल की 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कि एलसीएम कितना हो गया? 182 हो गया इसका। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास 13 प्राप्त हुआ, एलसीएम 182। ठीक है, 26 और 91 का एचसीएफ तो 13 प्राप्त हो गया और एलसीएम 182। ठीक है, फिर क्या करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं हमारे पास होगी ए और बी, दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास दो संख्याएं कौन सी हैं? ए तो हो गया हमारे पास, ए हमारे पास है
26 और बी हमारे पास है 91। लिख दो यहाँ पे। पहले इसके ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसकी जांच के लिए तो इस प्रश्न की हम जांच करते हैं तो ए हमारे पास कितना है 26 और बी कितना है हमारे पास 91। फिर एलसीएम हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 182 और एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 26 को और 91 को गुणा करो। देखें 26 और 91, 6 2 9 6 के 54 को 4 हासिल 5 9 दूनी 18 18 और 5 कितना हुए 18 5 23। ठीक है 6 6 2366 यानी 26 और 91 को गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 2366। ठीक है। अब 182 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, 182 और 13 13 दूनी 26 को 6 हासिल के 2 13 6 98 13 7 91 13 अंटे 104 104 और 2 106 हो गए 6 106 में 6 हासिल की लगी 10 13 13 10 23। तो इसका भी गुणनफल कितना हो गया 1366। यानी दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा उत्तर भी सही है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं 510 और 92। अब 510 जीरो आ रहा है तो पहले सम संख्या आ रही है, सम संख्या नहीं जीरो आ रहा है तो जीरो हम 2 का भाग देके देखते हैं। 2 दूनी 4 1 बच गया 2 पंजो 10 1 बच गया 2 पंजो 10। अब टोटल करिए 5 5 10 10 2 12 यानी 3 का भाग चला जाएगा इसमें। 3 अंटे 24 1 बच गया 3 पंजो 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का देके देखते हैं। 5 एकम 5 3 का 5 7 35 17 एकम 17। ठीक है। अब 92 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 का देखते हैं। 2 चौके 8 1 बच गया 2 छके 12। फिर 2 का देखते हैं। 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब 23 में 23 का ही चला जाएगा और किसी का नहीं जाएगा 23 23। अब देखो सेम दोनों में 510 और 92 में सेम कौन सी नज़र आ रही है आपको संख्या। एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, दोनों में कौन कौन से सेम लग रहे हैं ना, समान लग रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। ठीक है 2 इंटू 1 यानी 2, यानी एलसीएम कितना हो गया इसका 2 हो गया। अब एलसीएम जो सेम मिल रहे थे वो तो इसमें एक बार ही आएंगे, 2 इंटू 1 लिख दिए। ठीक है। अब जो बचे हुए हैं वो लिख दो। 3 इधर 3 5 इंटू 17 इधर का क्या बचा 2 तो लिख लिया था हमने, 2 एक और बचा 2 इंटू 23। ये लो 23 लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 2 3 6 6 पंजो 30 30 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 34 37 51 510 510 को 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 5 1020 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 का 0 23 दूना 46 23 एकम 23। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम प्राप्त हो गया हमारे पास 23,460। 23,460 हमारे पास इसका एलसीएम प्राप्त हो गया। यानी एचसीएफ को तो देखते हैं, एचसीएफ तो इसमें देख रहे हैं सेम संख्या आ रही है, यानी समान दोनों में यदि समान संख्या मिल रही है तो वो तो हो जाता है इसका एचसीएफ। और समान संख्या के अलावा, समान संख्या तो लिखनी है, समान संख्या के अलावा जो संख्या बची हुई होती है वह फिर इसका एलसीएम होता है। ठीक है इसकी जांच करेंगे अब उत्तर की। ए तो हमारे पास कितना है 510 है। बी कितना है हमारे पास 92 है। एलसीएम कितना प्राप्त हो गया 23,460 और एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ हमारे पास 2। ठीक है अब पहले ये सरल है तो इसको कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल की 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यानी 46,920। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 2 5 दूनी 10, ठीक है 0 9 9 पंजो 45 0 2 9 6 46,920
ये भी 46,920। ठीक है, दोनों सेम आ रहा है यानी बराबर है दोनों, तो हमारा जांच भी एकदम सही है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है इसी का 336 का। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। पहले सम संख्या आ रही तो 2 का भाग देके देखते हैं। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिके 12, फिर 1 बच गया, 2 अंटे 16। सम संख्या आ रही फिर 2 का देखते हैं। 2 अंटे 16, 2 चौके 8, फिर 2 का देख लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का देखें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का देखते हैं। 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब 54 का देखते हैं। देखो 54 सम संख्या आ रही है तो पहले 2 का देखते हैं। 2 दूनी 4, 1 बजा 2 संते 14। अब 3 का देखते हैं। 3 नाम 27, फिर 3 का देखते हैं। 3 3 तिया 9, फिर 3 का देखते हैं। 3 एकम 3। अब दोनों में सेम संख्या कौन सी आ रही है? एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, एक 3 आ रहा है, ठीक है, और कौन सा आ रहा है? और नहीं आ रहा है, 2 और 3 ही आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 और एक ये 3, यानी सेम संख्या कौन कौन सी आ रही है इसमें? 2 इंटू 3 और ये 1, 2 तिया 6, 6 एकम 6, यानी एलसीएम कितना हो गया? 6। अब एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में 2 इंटू 3 इंटू 1, ये तो सेम संख्या है, वो लिख लेंगे इसके बाद में। ये 2 तो पहले लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये तो लिख लिया। फिर इसमें 2 और 3 तो लिख लिया। अब कितने बचे इसमें? 3 इंटू 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तिये 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 8 तिया 24 को 4, हासिल को 4 ती 12, 13 14, 144। 144 को 7 से करो। 7 चौक 28 को हासिल की 2, 7 चौक 28 29, 30 की 0, हासिल की 3, 7 3 10। ठीक है, फिर 3 3 बजे 3 3 तिया 9, 9 से कर लेते हैं। 9 अंटे 72, 0, 9 एकम 9। 9 से नहीं होगा, 3 से ही होगा वो, तो 3 से करके देखते हैं हम कितने आ रहे थे हमारे पास? 1008। अब 1008 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 8 तिया 24, 3 एकम 3, यानी 3024। इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ हमारे पास? 3024। अब इस उत्तर की जांच करेंगे हम। उत्तर की जांच करेंगे। ए हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? ए हमारे पास दे रखा है 336। 336 दे रखा है, ये रहा है ए 336, बी 54। ए दे रखा है 336, बी दे रखा है 54। फिर एलसीएम हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 6, और एचसीएफ हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 3024। मल्टीप्लाई करते हैं हम। पहले 6 से कर लेते हैं। 6 चौक का 24, 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 13 14, है 36 18। ठीक है, अब 336 को 54 से मल्टीप्लाई, अब 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 336 है, 36 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौका 24, हासिल की 2, 4 ती 12, 13 14 चौक को हासिल की 1, 4 ती 12, 12 और 1 13। ठीक है, 6 पंजा 30 की 0, हासिल की 3, 5 ती 15, 15 3 18 को 8, हासिल की 1, 5 ती 15 1 16, 4 4 8 3 11, हासिल की 1, 7 1 8, 18,144। यानी हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करने से 18,144, यानी दोनों सेम है, तो हमारी जांच भी एकदम सही है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यानी जो क्वेश्चन दे रखा है उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप कर सकते हो। चलो ठीक है, हम आगे करते हैं। पूर्णांक होते हैं, जैसे पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 4 5, यानी तो ये धनात्मक होंगे, और फिर 0 के अलावा यहाँ -1 -2 -3 -4, ये हो गए पूर्णांक। ये हो गए पूर्णांक, ये हो गए पूर्णांक, यानी 0 के इधर धनात्मक संख्या और 0 के इधर ऋणात्मक संख्या होती है, इन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब देखो
इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 का, तो 2 छीके 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, फिर 3 का 3 एकम 3, फिर 15 का देंगे 15 में 3 इकाई जाएगा 3 पंजो 15, फिर 5 में 5 का 5 एकम 5, ठीक है। फिर 21 में 3 का देके देखते हैं 3 7 है 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ देखो आपको सेम तीनों में 12, 15 और 21 में सेम क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है इसमें, 3 आ रहा है, 3 इसमें अभी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसका है एक, यानी सेम, यानी समान संख्या कौन सी दिख रही है, 3 दिख रही है। फिर और कुछ नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक 3 इंटू 1 3 एकम 3। फिर एलसीएम देखेंगे, इस एक को छोड़ देंगे, जो सेम आ गया उसको पहले लिख लेंगे, 3 एकम 3 आ गया, 3 को छोड़ देंगे, अब कितने बचे हमारे पास, 2 इंटू 2, ठीक है। इसमें क्या बचा, इसमें 5 बच गए, यहाँ 3 तो आ गया, ये भी 3 आ गया, अब हमारे पास कितना बचा, 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजो 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे 6 सत्तू 42, यानी 420। इसका एलसीएम कितना हो गया, 420। एचसीएफ 3 और एलसीएम 420, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या करेंगे, 17 का केवल 17 में भाग जाता है, 17 एकम 17। 23 का 23 में भाग जाएगा, 23 एकम 23। अब 29 का केवल 29 में भाग जाता है, 29 एकम 29। ये अभाज्य संख्या है। अब तीनों में सेम क्या नज़र आ रहा है, न 17 है, न 23 है, न 29 है, केवल एक ही नज़र आ रहा है, तो वो एक ही इसका एचसीएफ होगा, यानी हाई कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन संख्या देखनी है, कॉमन हमें एक ही नज़र आ रहा है इसमें। एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम एक के अलावा हमारे क्या है, 17 है, 23 है और 29 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23, 17 34, 17 51 का 1 हासिल की 5, 17 34, 34 5 कितने हुए, 39 हो गए, 39, 391, 391 को आप 29 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 मन 81 का 1 हासिल की 8, 9 18 9 30 27, 27 और 8 35, फिर 2 एकम 2, 9 दूनी 18 को 8 हासिल की 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13 30 हासिल की 1, 7 3 10 1 11। हमारे पास कितना आता है, इसका एलसीएम आता है हमारे पास 11,339। दूसरे क्वेश्चन का एचसीएफ कितना हुआ 1 और एलसीएम हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 11,339। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरे प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले सम संख्या है, 2 को भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे 2 एकम 2, फिर आगे इसमें 3 का जाएगा 3 ताड़ी 9, 3 तिया 3 एकम 3, फिर 5 है, इसमें 3 का नहीं जाएगा, केवल 5 का ही जाएगा, 5 पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखते हैं सेम क्या नज़र आ रहा है आपको, ना तो 2 इसमें आ रहा है, ना 2 आ रहा है, इसमें भी 3 3 किसी में नहीं आ रहा, इसमें केवल क्या दिख रहा है आपको, केवल एक ही दिख रहा है। कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, कॉमन संख्या क्या दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, तीनों में एक एक दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब हमारे पास बचे क्या, ये एक तो लिख देंगे, एक तो सेम संख्या आ गई हमारे पास, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, 3 इंटू 3, क्यों एक तो आ गया, 5 कितनी बार आए हैं, 2 बार, 5 इंटू 5। देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 चौन 48, 24 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे, देखो करते हैं, 72 इंटू 5, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल के 1, 7 5 35, 1 36, फिर 5 से करते हैं, 6 5 30 की शून्य हासिल की 5 15, 15 3 18, 18 हमारे पास कितना हुआ, प्राप्त हुआ 1800, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 1800, ठीक है। अब तीनों के तीसरे क्वेश्चन के तीनों प्रश्न सोल्व हो गए। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो चौथे प्रश्न में क्या है, चौथा प्रश्न भी इजी है आपको। एचसीएफ दे रखा है 9, 306, 657, दो संख्या दे रखी है, ए 306 और बी दे रखा है 657, यानी एचसीएफ दे रखा है 9 दिया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ तो दे रखा है और ए और बी संख्या दे रखी है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हमारे पास अभी फॉर्मूला आया था ए इंटू बी,
यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए कितना दे रखा है 306, बी दे रखा है 657, एचसीएफ बराबर 9, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखते हैं। ए का मान लिखो, ए का मान दे रखा है 306, लिख दो 306। बी का मान दे रखा है 657, लिख दो। फिर एलसीएम दे रखा है हमें, एलसीएम नहीं दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ दे रखा है 9, एचसीएफ 9 और एलसीएम जिसको ज्ञात करना है उसको एक्स कर लेते हैं। आपको भी पता होगा जो एक्स ज्ञात करना होता है उसे एक साइड रखा जाता है। तो एक्स एक साइड रख लिया, 306 इंटू 657, ये 9 है, इधर गुणा में है तो नीचे लेंगे, यहाँ पे भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब इन संख्याओं को काटते हैं। देखें इसमें भाग जाता है, देखें 6 3 9, यानी इसमें भी भाग चला जाएगा। देखें 9 चौ 9 दूनी 9 30 27, 9 8 9 30 27, 3 9 चौक 36, इसमें चला जाएगा 9 30 27, 3 बच गए, 9 चौक 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे 657 का 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 657 इंटू 34, 7 चौक 28 को 8 हासिल की 2, 5 चौक 20, 20 2 22 को 2 हासिल की 2, 6 चौक 24, 25 1 26। ठीक है, 7 21 को 1 हासिल की 2, 5 15, 16 17 को 7 तो हासिल की 1, 36 18 1 19। कभी गुणा करने में थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है, तो आप भी देख लेना। 7 चौक 28 को 8 हासिल की 2, 5 चौक 20, 20 2 22 को 2 हासिल की 2, 6 चौक 24 25 26। ठीक है, 7 21 को 1 हासिल की 2, 5 15, 16 17 को 7 हासिल की 1, 36 18 1 19। सही है, 8 3 13 हासिल की 1, 9 2 11 1 12 को 2 हासिल की 1, यानी 22,338। यानी इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 22,338, यानी एक्स की वैल्यू 22,338। यानी हमारे पास एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया 22,338। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवें क्वेश्चन में लिख रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका पहले से मैं लिख रखा हूँ, देखो समझा देता हूँ आपको एक बार। 0 तभी आता है जब हम किसी को 2 और 5 से गुणा करेंगे, तभी हमें 0 की प्राप्ति होगी, या 1 और 0 को करेंगे तो 0 की प्राप्ति होगी। देखो इसका उत्तर, यदि कोई 0 पर समाप्त होना चाहती है, यानी 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, कम से कम कितनी बार, एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। यानी 0 हमारे पास तभी प्राप्त होती है 2 इंटू 5 को गुणा करते हैं तो 10, 10 में 0 प्राप्त होती है। और 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 के रूप में नहीं होता है, ये 2 इंटू 3 के रूप में होता है। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए, यानी ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दे रखे हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी ये बोला कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है जिसमें एक का स्वयं की संख्या और एक और संख्या यानी कम से कम 3 संख्याएं होती है, उनमें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जिन संख्याओं में जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। हम देखो इसका हल करेंगे, करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब करते हैं 13, इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखो 13 तो 7 इंटू 11, 13 तो हमने ले लिए प्लस 1। अब देखते हैं इसको, 13 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से,
11 77 एक है 78 हो गया। अब अनबर आप तो बोलेंगे कि सर केवल दो ही संख्या आ रही हैं, तो दो संख्या आ रही, कोई बात नहीं, 13 इंटू 78 इंटू एक, एक को गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि आप करना चाहते हो तो 78 के टुकड़ों कर लो, 13 इंटू, जैसे दो का भाग देते हैं, दो तिया 6, दो नाम 18 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास संख्या कितनी होगी, 4 संख्याएँ होंगी। तो भाज्य संख्याएँ कौन सी संख्या होती है, जिनमें केवल कम से कम 3 संख्याएँ होती है, वो भाज्य संख्याएँ होती हैं। तो 13 इंटू 39 इंटू 2 इंटू 1, यानी इसमें 3 से ज़्यादा है, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो हमारे पास सिद्ध हो गया पहला का, तो कि ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्याएँ हैं। अब दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं हम। दूसरा सॉल्यूशन देख रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। अब मैंने क्या बोला था, इसमें तो भाज्य संख्या लग रही है, क्यों, 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा है तो ये भाज्य संख्याएँ हैं। फिर भी हम कर लेते हैं, और ठीक है, देखो करते हैं, सरल से देखते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजो 120, 120 को 6 से 12 पंजो 60, 600, 600 को 7 से गुणा करेंगे, 7 छिके 42, कितने गए इसमें, 4200 आ गए। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके देख लेते हैं। देखो 5 आ रहा है तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 आ रहा है तो 5 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस का 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 24 पंजे 120, 24 छिके, ठीक है, अपन भी कर लेते हैं, 24 को 6 से गुणा करते हैं, 6 चौका 24 को 4, 80 लिख दो, 6 दूनी 12, 13 14, नहीं 24 छिके 144, 144 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 7 से करेंगे, 7 चौका 28 का 8, हासिल की 2, 7 चौका 28, 29 के 0, हासिल की 3, 7 3 10, 1008, यानी 144 को 7 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 1008 आ जाता है, ठीक है। अब लिख देंगे 1008 में 5 को जोड़ेंगे तो 1013, ठीक है, हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब बोलोगे सर दो ही संख्या है, दो संख्या कोई बात नहीं, जब 1013 इंटू 1 से गुणा करेंगे तो 3 संख्याएँ हो जाती है, तो कम से कम 3 संख्या होती है, वो भाज्य संख्याएँ होती है। तो हमने इसका भी आंसर प्राप्त कर लिया। ये प्रश्न तो देखते ही पता चलता है कि ये भाज्य संख्याएँ हैं, यानी कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये लो, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप हमारे पास। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए लिख रखा है। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, इसके चारों एक वर्ताकार पथ है, ठीक है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को तो कितने लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखते हैं, थोड़ा बहुत लिख रखा है वो देखेंगे हम। सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगता है, 18 मिनट, ठीक है। अब रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट। वे दोनों कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, अतः 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। यानी ये तभी प्रश्न सोल्व होंगे, कब मिलेंगे, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने समय बाद ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। 18 का एलसीएम लेते हैं, सम संख्या आ रही है तो 2 से करेंगे, 2 नाम है 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो, कॉमन फैक्टर तो होता है एचसीएफ के लिए,
अब कॉमन तो क्या देख रहा है, देखो ऐसी भी बता देता हूँ आपको। कॉमन तो क्या लग रहा है, इसमें 2 और 3 आ रहे हैं और 1 आ रहा है, 2 और 3 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो इसका एलसीएम तो क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या लिखेंगे हम, टोटल ही लिख देते हैं इसमें। 2 तो हो गया, 2, फिर क्या बचा, 3 इंटू 3। अब 2 तो लिख देंगे, क्यों, ऐसे कॉमन फैक्टर होता है, पहले लिख दिया, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3, सॉरी कॉमन फैक्टर आ गया हमारे 2 इंटू 3, ये आ गया, और 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। अब हमारे पास बचा क्या, 3 लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 ही, 3 नहीं लिखेंगे हमें यहाँ पे, 3 नहीं लिखेंगे, सॉरी। अब देखते हैं, 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 दूना 36, इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 36। यानी ये दोनों सोनिया और रवि दोनों पुनः प्रारंभिक स्तर पर मिलेंगे 36 सेकंड के बाद। हमारा वीडियो कैसा लगा और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।